Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological, one destination for all information. तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का भक्ति सूफी ट्रेडिशन का पार्ट नंबर 2। जी हाँ, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ऊपर जो है आई बटन पे लिंक आ गया होगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की, वो भी हमने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और पार्ट 1 देख सकते हैं। बहरहाल, अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है तो आपको पता होगा कि हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करना है हमें। और हमने जैसे कि आपको बताया था कि पार्ट 1 में हमने पूरा जो भक्ति का फेज़ था वो कवर कर लिया है। अब जो पार्टिकुलरली या बेसिकली जो हमारा पार्ट 2 में टॉपिक्स रहने वाले हैं वो ज़्यादातर सूफिज़म से रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि हमने बताया कि आपको कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जो सूफिज़म का जो है धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ। तो गाइस, यहाँ पर तुर्क के आने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इस्लामिक ट्रेडिशन जो है फैलना शुरू हुआ। और यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्क्वेस्ट था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम का। अब यहाँ पर देखिए डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है 711 AD, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 711 AD, लेकिन यहाँ पर कई सारी अलग बुक्स में 712 AD लिखा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 711 लिखना चाहिए कि 712 लिखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 711 AD ही लिखना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में यही दे रखा है। बहरहाल, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले सिंध को कॉन्कर्ड किया था। सिंध जो था वो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन्होंने कॉन्कर्ड किया उसे, तो उस टाइम पे जो भी कैलिफ होते थे, यानी एक मैं कह सकता हूँ कि एक इस्लामिक वर्ल्ड में एक खलीफा होते थे, जिन्हें उर्दू में खलीफा कह सकते हैं, हिंदी में भी खलीफा कह सकते हैं। कैलिफ डोमेन से रिकॉग्निशन मिल गया था। जिस तरीके से मान लीजिए कोई अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो अपनी नीचे वाली अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ करती है कि ये हमारे डोमेन में आ गया है। उसी तरीके से यहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कॉन्कर्ड किया, फ़तेह किया, तो उसके बाद यहाँ पर जो सिंध था वो जो है कैलिफ डोमेन में आ गया। अब यहाँ पे 13वीं सेंचुरी के आसपास जो तुर्क थे, अफ़गान थे, उन्होंने धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और जो सल्तनत थी वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, अलग अलग पार्ट्स में, डेक्कन एरिया के, साउथ इंडिया के पार्ट्स में भी धीरे धीरे इस्टेब्लिश होना, फॉर्म होना शुरू हो गए। और कई एरियाज़ में या कई सल्तनत में इस्लाम को एक रिकॉग्निशन मिलने लगा, एक जो है रिलीजन रिकॉग्नाइज़ करा जाने लगा उस सब कॉन्टिनेंट के ऑफिशियल एरिया में, यानी जो भी उसका ऑफिशियल सल्तनत था उसमें इस्लाम को रिकॉग्निशन मिलने लगी। इसके साथ क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा। आप सबको पता है कि 1526 में जाकर जो है मुग़ल एम्पायर की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हम टोटली बात ये करना चाह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम रूलर्स होते थे वो जो है उस टाइम पे जो भी उलमा होते थे, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए उलमा। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि उलमा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, उलमा का मतलब होता है कि रिलीजियस टीचर। अब यहाँ पे उलमा अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब मुस्लिम रूलर से अगर रिलेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम रिलीजियस टीचर होगा। तो यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स को जो गाइड करते थे वो थे उलमा, ठीक है, रिलीजियस टीचर। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता कि इसके द्वारा क्या होगा कि इस चीज़ के द्वारा एक शरीयत जो है, या मैं कहूँ इस्लामिक लॉ इंग्लिश में, वो इंश्योर रहेगा और उसके हिसाब से ही जो है रूल किया जाएगा। अब यहाँ पर शरीयत क्या होती है, तो शरीयत यहाँ पे इस्लामिक लॉ होता है या कोई एक पार्टिकुलर रीजनल लॉ होता है जिसको भी हम शरिया कह सकते हैं। इसका मतलब ही यही होता है, लिटरल लॉ या रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो उलमा था उनका यही रोल उस टाइम पे रहा था। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था, वो था प्रोटेक्शन को लेकर उन लोगों के बारे में कि जो लोग स्टेट को या सल्तनत को सर्विस नहीं दे रहे थे, कोई स्टेट के लिए, सल्तनत के लिए कोई ऑफिशियल काम नहीं कर रहे थे, तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाता था, उनको रखा जाता था ज़िम्मी कैटेगरी में, यानी वो लोग प्रोटेक्टेड कैटेगरी में थे। यानी वो कोई सर्विस तो दे रहे नहीं थे, तो वो सिर्फ उनकी सल्तनत में या उनकी प्रजा में रह रहे थे, तो वो प्रोटेक्टेड थे अंडर दैट पार्टिकुलर रूलर, ठीक है। तो इसको अरेबिक वर्ड है ये, इसको ज़िम्मा भी कहा जाता है। अगर हम इसकी एडजेक्टिव की बात करें तो ये हो गया प्रोटेक्शन। अब ये डेवलप कैसे हुआ, तो देखिए ये उन लोगों के लिए डेवलप किया गया था जो है रिवील्ड स्क्रिप्चर के ऊपर भरोसा करते थे, जैसे ज्यूश हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और जो लोग मुस्लिम रूल के अंडर में रहते थे। तो वो क्या करते थे कि वो जब कोई सर्विस नहीं देते थे सल्तनत को या उस पार्टिकुलर रूलर को, तो वो क्या करते थे उसके बदले में, अब प्रोटेक्शन तो सबको देनी पड़ेगी, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। तो उस टाइम पे जो लोग प्रोटेक्शन लेते थे
उनके लिए एक टैक्स था जिस टैक्स का नाम था जिजिया। आपने इससे पहले भी हो सकता है सुना हो। तो जिजिया देते थे, उसके बदले में यहाँ पे उनको मुस्लिम रूलर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती थी। इंडिया में इस स्टेटस को धीरे धीरे हिंदूज़ में भी, यानी बाकी जो रिलीजन के साथ साथ हिंदूज़ को भी एक्सटेंड किया गया। इन जनरल बात करें तो रूलर्स ने अपनी अपनी अलग अलग फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाई है अपने अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार। उदाहरण के तौर पर कई सारे रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड इंडोनमेंट्स दिया, टैक्स एग्जेप्शंस दिया। टैक्स एग्जेप्शंस का मतलब टैक्स में छूट दिया। लैंड ग्रांट की हिंदूज़ को, जैना को, ज़ोरास्ट्रियन को, क्रिश्चियन को, जूइश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को भी काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रांट वगैरह दी गई और उन्होंने रिस्पेक्ट भी शो करी, डिवोशन, ऐसा कहा जाता है कि डिवोशन शो किया टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम रिलीजन्स को लेकर भी। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो ये सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो गाइज़ ये तो हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मतलब पूरी हिस्ट्री रही है रूल की, लेकिन जो सूफीज़म है वो उससे थोड़ा अलग है और उस तक आने के लिए हमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले क्लियर करना होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है या आपके सामने जो हेडिंग आ रही है वो है पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब देखिए यहाँ पर इस्लाम रिलीजन में कुछ पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस्लाम के 5 पिलर माने जाते हैं, यानी 5 बुनियाद मानी जाती है, जिसको हम 5 पिलर ऑफ फेथ भी कहते हैं इस्लाम में। अब ये 5 पिलर क्या हैं, 5 बुनियाद क्या हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो जो माना गया है वो है कि देयर इज़ वन गॉड, यानी ये माना गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक भगवान है, एक गॉड है जो कि है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो पिलर है वो ये है कि ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम अ डे, यानी जो लोग भी इस्लाम के फॉलोवर हैं उनको ये 5 पिलर, उनका जो फेथ का ये 5 पिलर मजबूत रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। दूसरा पिलर यही है कि एक दिन में 4 बार प्रेयर करना, जिसे हम नमाज भी कहते हैं। और तीसरा पिलर ये है कि ज़कात देना, गिविंग एल्म। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि ज़कात का मतलब क्या होता है या गिविंग एल्म का मतलब क्या है। तो देखिए ज़कात का मतलब ये होगा कि कोई भी गरीब या कोई भी नीडी लोग जिनको किसी पैसे की ज़रूरत है, तो इस्लाम में यह एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी गरीब लोग होते हैं या नीडी लोग होते हैं उनको अपनी कमाई में से कुछ शेयर देना होता है एनुअली। तो ये तीसरा पिलर हो गया। 4th पिलर आपका ये हो गया रमज़ान के महीने में फास्टिंग जो रखते हैं, व्रत रखते हैं या रोज़ा रखते हैं, वो 4th पिलर हो गया। 5th पिलर ऑफ इस्लाम ये हो गया कि परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, जिसे हम हज कहते हैं। तो ज़्यादातर जो मुस्लिम्स एनुअली हज करने जाते हैं वो आपका 5th पिलर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको जो 5 पिलर हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि ये सब जो है आपके MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इस्लाम के यूनिवर्सल फ़ीचर की, तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि इसके बीच में जो है और डिवीज़न हुआ। फिर डिवीज़न होते होते 2 मेन सेक्ट निकल के आया, एक सुन्नी और एक शिया। और इसके साथ साथ सेक्ट के साथ साथ जो उन पार्टिकुलर मुस्लिम्स की अलग अलग लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती थी, उस रीजन की प्रैक्टिस होती थी, वो भी रिलीजन के साथ मिलना शुरू हो गई। तो इसलिए कह सकते हैं कि यूनिवर्सल जो फ़ीचर था इस्लाम का वो धीरे धीरे हल्का हल्का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एग्जांपल के तौर पर जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो कि मालाबार कोस्ट में सेटल्ड हुए थे, उन्होंने मलयालम लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और उनके ही एरिया के जो मैट्रिलिनी सिस्टम थे उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस था रीजन का, लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस का, वो भी उनके ट्रेडिशन में या उनके रिलीजन में जो है मिक्स होता गया। अब यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्सल फेथ या लोकल ट्रेडिशन का ब्लेंडिंग होने का, वो है मॉस्क्यूज़। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मस्जिदों की बात करें, मॉस्क्यूज़ की बात करें, तो जो आर्किटेक्चरल फीचर है मॉस्क्यू का वो यूनिवर्सल है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शन आप ले सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं वो सब थोड़ा चेंज हो सकती हैं, सेक्ट की वजह से थोड़ा ट्रेडिशन में बदलाव आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मॉस्क्यूज़ का आर्किटेक्चर फीचर है वो यूनिवर्सल ही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम बात करें। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है यूनिवर्सल हैं, क्या क्या चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बता रखा है कि जो जिस डायरेक्शन में आपका मक्का रहता है उस डायरेक्शन की तरफ जो है मस्जिद को उस डायरेक्शन में बनाया जाता है, उस डायरेक्शन की तरफ उसकी ओरिएंटेशन रहती है। और यहाँ पे एक मॉस्क्यूज़ में मेहराब भी कहते हैं जिसको, इसका मतलब होता है प्रेयर निच, जहाँ पे प्रेयर करी जाती है, एक मेहराब रीजन होता है, मस्जिद के अंदर ही बनाया जाता है। तीसरा जो इसका यूनिवर्सल फीचर है मॉस्क्यू का वो है
मेंबर जिसे हम पल्पिट भी कहते हैं, जो कि एक ऊंचा थोड़ा सा कुर्सी की तरह या ऊंचा जो है डिज़ाइन होती है, वहाँ पर बैठ के जो भी रिलीजियस लीडर होते हैं वो अपनी जो है स्पीच देते हैं वीकली या फिर ऑन द ओकेशंस। तो ये जो है यूनिवर्सल फीचर्स हैं। हालांकि यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स में या रूफ्स की डिज़ाइनों में हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है, लेकिन जो आर्किटेक्चर ओवरऑल फीचर है मॉस्क उसका, वो ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सल पाया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे 5 पिलर ऑफ इस्लाम और साथ साथ में जो आर्किटेक्चरल फीचर है और क्या चीज़ यूनिवर्सल है क्या चीज़ नहीं है ये समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम यहाँ पे बढ़ते हैं सूफिज़म की तरफ और उसकी ग्रोथ की तरफ। ठीक है, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया या फिर नोट करना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के बाद, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है आपका ग्रोथ ऑफ सूफिज़म। तो देखिए यहाँ पे सूफिज़म सबसे पहले होता क्या है। तो सूफीज़ वो ग्रुप होते थे जिनको रिलीजियस माइंडेड पीपल माना जाता है इस्लाम में। वो जो है काफ़ी अच्छी क्रिटिकल जो है डॉगमेटिक डेफिनेशन और स्कॉलिस्टिक मेथड्स अपने पास रखे थे कुरान की इंटरप्रिटेशन करने के लिए। वो लोग जो है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुरान की इंटरप्रिटेशन को एम्फोसाइज करते थे। 11वीं सेंचुरी आते आते जो सूफिज़म था एक डेवलप्ड मूवमेंट में तब्दील हो गया, जिसमें सूफीज़ के द्वारा कई सारी चीज़ें लिखी गई, कुरानिक स्टडीज़ के ऊपर, सूफ़ी प्रैक्टिसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी गई, लिटरेचर रिलीज़ हुआ, पब्लिश हुआ। और इसी के साथ साथ जो सूफिज़म था एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी ऑर्गेनाइज होने लगा। अभी इंस्टीट्यूशन को फिर बाद में कहा जाने लगा खानका, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं हॉस्पाइस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में। तो खानका सिलसिला जिसमें मैंने आपको बताया था, तो ये वही खानका है, जैसे कोई भी पार्टिकुलर सूफी सेंट हैं उनका जो इंस्टीट्यूशन है उसी को हम खानका कहते हैं, जहाँ पे कुरानिक स्टडीज़ और उनकी सूफ़ी प्रैक्टिसेस को लेकर जो है पढ़ाई या आप कह सकते हैं स्टडी या उस पे ऊपर जो है रिसर्च की जाती है। ये जो है खानका होती थी वो एक टीचिंग मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जिन्हें शेख कहा जाता था, और फिर इन्हीं को पीर या इन्हीं को मुर्शिद भी कहा जाता था। पीर मुर्शिद आप इस तरीके से कह सकते हैं, जो कि इंग्लिश में टीचिंग मास्टर आप कह सकते हैं, या फिर इनको शेख भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही शेख, यही पीर, यही मुर्शिद जो होते थे, यही टीचिंग मास्टर जो होते थे, वो सूफी सेंट होते थे। ये लोग क्या करते थे कि जो भी डिसिपल्स होते थे, डिसिपल्स कहते हैं फॉलोवर्स को, तो जो भी फॉलोवर्स होते थे उनको जो है यहाँ पे इनरोल करते थे, या फिर हिंदी में कहें तो उनका दाखिला करते थे, और उनको जो है पढ़ाया करते थे डिफरेंट जो है कुरानिक स्टडीज़ के एस्पेक्ट पे। और फिर उसके बाद जब बाद में इनको जो है आगे इसमें से डिसिपल में से किसी एक को सक्सेसर भी अपॉइंट किया जाता था उनके बाद। जो सूफीज़ होते थे वो लोग स्पिरिचुअल कंडक्ट के लिए अपने रूल्स को इस्टेब्लिश करते थे अलग से, और जो भी खानका में जो भी लोग आते थे उनके साथ इंटरेक्शन होता था, जैसे इनमेट्स और ले पर्सन के बीच में, मास्टर के बीच में, जिसे हम कह सकते हैं डिसिपल बीच में, और पीर या मुर्शिद के बीच में। इस तरीके से यहाँ पे खानका होती थी जहाँ पे डिस्कशंस होते थे, नॉन मुस्लिम्स भी आते थे, वहाँ पे इंटरेक्शन होती थी, और काफ़ी अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो भी बात भी की जाती थी। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि सूफिज़म क्या है, खानका क्या है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलसिला के बारे में कि ये सिलसिला क्या होता है। देखिए, सिलसिला का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है एक चेन, जो कि एक कंटिन्यूस लिंक को दर्शाती है बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल या डिसाइपल। इसको एक अनब्रोकन स्पिरिचुअलिटी जेनेकोलॉजी भी कहा जाता है, जो कि मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और ये जो पूरी चेन है ये धीरे धीरे प्रॉफिट मोहम्मद तक जाती है। सूफ़ी सिलसिला जो है इस्लामिक वर्ल्ड में अलग अलग डिफरेंट पार्ट में उभरना शुरू हुआ अराउंड द 12वीं सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो ये सिलसिला आप कह सकते हैं कि एक चेन है जो प्रॉफिट मोहम्मद तक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वो कनेक्ट करता है। ये एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनियोलॉजी की चेन है। अब अगला जो हमारा टर्म है वो है दरगाह। तो चलिए दरगाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि दरगाह जो है एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है टॉम श्राइन। जब देखिए शेख जो होते थे उनका जब डेथ होती थी तो वो जो उनका टॉम श्राइन होता था वो एक सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता था उनके फॉलोअर्स के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है प्रैक्टिस धीरे धीरे एक पिलग्रिमेज के तौर पर डेवलप होना शुरू हुई। इसको उर्दू में या हिंदी में आप कह सकते हैं ज़ियारत भी कहा जाता है, टू हिज ग्रेव, उनकी ग्रेव पर। पर्टिकुलरली जब ये एक फंक्शन भी होने लगा धीरे धीरे, एक एनुअल फंक्शन, डेथ एनिवर्सरी भी आप कह सकते हैं,
जिसको धीरे धीरे उर्दू में उर्स भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? उर्स। ये पूछा जा सकता है, अलग से हो सकता है पूछ लें। डेथ एनिवर्सरी में ये एनुअल फंक्शन भी होने लगा उस पार्टिकुलर टॉम श्राइन के लिए। ऐसा बिलीव किया जाता था कि डेथ के बाद जो सूफी सेंट की या शेख की जो आत्मा होती थी या रूह होती थी, वो सोल ऑफ अल्लाह यानी अल्लाह की आत्मा के साथ या उनकी रूह के साथ उन आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टिकुलर शेख उनके साथ मिल जाती थी। लोग जो होते थे दरगाह में, वो अपनी अपनी जो है मन्नतें या दुआ लेकर आते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अब कोई भी मटेरियल बेनिफिट हो या स्पिरिचुअल बेनिफिट हो, उसको लेकर यहाँ पे ये जो लोग हैं वो ब्लेसिंग्स लेने आते थे। इसी के साथ साथ जो क्या हुआ कि फिर जब लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी, फिर ऐसी ऐसी कई सारे इंसिडेंट्स हुए, तो फिर इन्हें जो है वली कहा जाने लगा। अब यहाँ पे आप सबको बताते चलें कि वली का मतलब होता है एक तरीके से फ्रेंड ऑफ गॉड। ये वो लोग होते थे जो क्लेम करते थे कि इनकी जो है प्रॉक्सिमिटी अल्लाह से ज़्यादा है, और ये जो है वहाँ से जो है बरकत जो है, या मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में ग्रेस हासिल करते हैं, ताकि मैरिकल्स को परफॉर्म कर सकें, जिसे हम उर्दू में हिंदी में करामत भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है सूफ़ी सेंट्स को या शेख्स को वली कहा जाने लगा। अब यहाँ पे देखिए सूफ़ीज़ में भी दो कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरीज थी बाशरिया और दूसरी कैटेगरी थी बेशरिया। अब यहाँ पे ये बाशरिया और बेशरिया क्या है? तो देखिए बाशरिया वो सूफ़ीज़ थे जो लोग शरीयत के एकदम पाबंद थे, उसको एकदम फॉलो करते थे। बेशरिया वो लोग सूफ़ीज़ थे जो शरीयत को इग्नोर करते थे। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो सूफ़ी सेंट होते थे उनका एक इंस्टीट्यूशन बना होता था या हॉस्पाइस होता था, जहाँ पे इंटरेक्शन होता था सारे लोगों के साथ, उनके डिसाइपल्स के साथ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन खानका का जो है नेम भी सामने आया। यहाँ पे सबसे फेमस जो खानका है वो है चिश्तीज़ खानका इन द सब कॉन्टिनेंट। तो गाइज़ यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा चिश्ती खानका के बारे में, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो देखिए जो खानका होती थी वो एक सोशल लाइफ का सेंटर बन चुकी थी। इसमें कई सारे स्मॉल रूम्स भी बने होते थे, बड़े बड़े हॉल होते थे जहाँ पे इनमेट्स होते थे या विजिटर होते थे, वो रहते थे या फिर वहाँ पे प्रेयर करते थे। जो शेख होते थे वहाँ के, वो एक स्मॉल रूम में होते थे, है ना, एक छोटे से हॉल में, जहाँ पे वो विजिटर से मॉर्निंग में और इवनिंग में मुलाकात करते थे। इसी के साथ वहीं थोड़े पास में ही एक ओपन किचन होता था, जिसको आप सब जानते हैं लंगर भी कहा जाता है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारे के सारे लोग यहाँ पे आते थे। जो है लंगर भी जो है ओपन किचन था, तो सारे लोग खाते थे और ब्लेसिंग्स जो है उन शेख से, जो वहाँ के पार्टिकुलर सूफ़ी सेंट या शेख होते थे, उनसे अलग अलग मैटर्स पे उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे, आके उनकी दुआ लेते थे। बाकी विजिटर्स भी थे, जैसे कि जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अमीर हसन चिश्ती, अमीर खुसरू जिनको जो है पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कोर्ट हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बरानी, और इन सब ने जो है ये सब पोएट सेंट थे, यानी कि जो कुछ ना कुछ उन पार्टिकुलर सूफ़ी सेंट के बारे में, शेख के बारे में लिखा करते थे उनके बारे में। अब यहाँ पे देखिए चिश्ती खानका की हम बात कर रहे हैं, तो कई सारी प्रैक्टिसेस थी जो चिश्ती खानका के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। इनमें से पहली प्रैक्टिसेस आप कह सकते हैं बोइंग बिफोर द शेख। यहाँ पे जो भी शेख होते थे उनको एज ए रिस्पेक्ट जो है झुक के थोड़ा उनको इज़्ज़त दी जाती थी। और दूसरा यहाँ पे जो प्रैक्टिस अपनाई गई वो था ऑफरिंग वाटर टू विजिटर। चिश्ती खानका में अगर कोई भी विजिटर आता था तो उनको पानी पिलाया जाता था। तो तीसरी प्रैक्टिस आप कह सकते हैं वो था शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, यानी जो लोग इनिशियली जो स्ट्रिक्टली फॉलोअर्स बनना चाहते थे, स्ट्रिक्टली डिसिपल बनना चाहते थे, उन लोगों का जो है हेड शेव किया जाता था। और जो आपका चौथा प्रैक्टिस था वो था मेडिटेशन का या योगिक एक्सरसाइजेस का, जहाँ पर मेडिटेशन या सेल्फ डिसिप्लिन या तपस्या की, हिंदी में कह लीजिए या उर्दू में आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस की जाती थी, एक्सरसाइज की जाती थी, जिसको आप उर्दू में तकवा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक फेमस सूफ़ी सेंट थे जिनका नाम है शेख निज़ामुद्दीन, और इन्होंने जो है अपने जो है डिसिपल अपॉइंट किए और अपने जो है अलग अलग हॉस्पाइसेस बनाए, अलग अलग खानका बनाई पूरे सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में। इस तरीके से क्या हुआ कि इनका जो मैसेज था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता, क्योंकि ये अलग अलग खानका में जाते, वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते और अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन करते। जिससे क्या होता था कि चिश्ती जो प्रैक्टिसेस थी वो पॉपुलराइज़ होना शुरू हुई, उनकी जो टीचिंग्स थी वो भी धीरे धीरे पॉपुलर हुई, और जो शेख निज़ामुद्दीन या कोई इस तरीके से जो प्रैक्टिसेस
करते थे, जो डिसिपल्स के साथ इंटरेक्शन करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, उनका फेम भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब यहाँ पे देखिए चिश्ती डिवोशनलिज़म की बात की गई है। एक और प्रैक्टिसेस यहाँ पे निकल के आई है, वो है ज़ियारत और कव्वाली की। तो देखिए पिलग्रिमेज को ज़ियारत भी कहा जाता है। ज़ियारत किसकी? कोई भी पार्टिकुलर सूफ़ी सेंट होते थे उनकी टॉम्ब की। आज भी आप देखते हैं दरगाह में, या कई लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं, और उस टाइम भी मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा ही होता था, पिलग्रिमेज होता था। ये प्रैक्टिसेस काफ़ी सालों से प्रिवेल करती आ रही है। तो ये वो प्रैक्टिसेस होती थी जब अलग अलग तरीके से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से, अलग अलग जगह से लोग आते थे और उस पार्टिकुलर सूफ़ी सेंट की स्पिरिचुअल ग्रेस को मांगते थे, या उनसे जो है मटेरियल बेनिफिट्स मांगते थे, या स्पिरिचुअल बेनिफिट मांगते थे उनसे जो है ब्लेसिंग्स लेकर। फॉर मोर देन 7 सेंचुरीज़ अलग अलग लोग आते थे, अपना डिवोशन दिखाते थे, और ज़्यादातर इसमें चिश्ती की अगर सिलसिले की बात करें तो यहाँ पे हमें 5 या 5 ग्रेट चिश्ती सेंट देखने को मिले हैं इस सिलसिले में। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कव्वाली की भी। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि म्यूज़िक का और धीरे धीरे जो है कुछ डांस वगैरह का, या जिसे हम मिस्टिकल चैंट्स भी कहते हैं, वो परफॉर्म किया जाने लगा, स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस के द्वारा, जिन्हें हम उर्दू में कव्वाल भी कहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी अपनी जो है तपस्या या एक्सटेसी भी कह सकते हैं जिसे इंग्लिश में, वो दिखाते थे एज अ पार्ट ऑफ ज़ियारत। जो सूफ़ीज़ होते थे वो गॉड को रिमेंबर करते थे अपने या तो ज़िक्र से, यहाँ पे ज़िक्र लिखा हुआ है जिसको आप कह सकते हैं जो गॉड के अलग अलग डिवाइन नेम्स हैं उनको पुकारना, और या तो अपनी जो प्रेजेंस है वो समा के द्वारा जो है उसको इवोक करते थे, या फिर कोई ना कोई मिस्टिकल म्यूज़िक होती थी जैसे हम कव्वाली भी कह सकते हैं, वो जो है परफॉर्म की जाती थी ताकि जो है एक तरीके से जो स्पिरिचुअल गेन है वो किया जा सके। अब यहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस एक जो पार्टिकुलर सूफ़ी सेंट माने जाते हैं वो माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन। यहाँ पे इनकी दरगाह भी है अजमेर में, आप सब ज़्यादातर लोगों को पता होगा। जो मोस्ट पॉपुलर दरगाह है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन की, जिन्हें हम पॉपुलरली गरीब नवाज़ भी कहते हैं। गरीब नवाज़ का मतलब है कंफर्टर ऑफ द पुअर, यानी गरीबों का भला करने वाला। दरगाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हुई कई रीज़न्स की वजह से, जिसमें कि ये था कि जो शेख थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, वो जो है उनके पास पाइटी थी, ऑस्टेरिटी थी। अब यहाँ पे जो ऑस्टेरिटी का मतलब है वो है कि तपस्या करना, या फिर आप कह सकते हैं सेल्फ़ डिसिप्लिन रखना, जिसे उर्दू में किफ़ायत शारिया भी कहते हैं। और पाइटी का मतलब यहाँ पे है जो है सेल्फ़ डिसिप्लिन रखना इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, यानी रिलीजियन से जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टच में रहना। तो यहाँ पे जो है इनके जो सक्सेसर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, उनकी ग्रेटनेस मानी जाती है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है एक दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो रॉयल विजिटर थे उस टाइम पे वो आके यहाँ पे विज़िट करते थे, तो ये सारी रीज़न्स की वजह से हो सकता है कि ये मोस्ट पॉपुलर रहे हों। इसकी लोकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोकेशन जो है अजमेर की वो एक अनदर फैक्टर है इसकी पॉपुलैरिटी के लिए, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये ट्रेड रूट पे है, वो ट्रेड रूट जो कि दिल्ली से गुजरात के बीच में अजमेर जहाँ पड़ता है उस ट्रेड रूट में पड़ता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स जो हैं अट्रैक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इसकी वजह से, ट्रेड रूट की वजह से नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स जो हैं अट्रैक्ट हुए थे। जो पहले सुल्तान थे जिन्होंने अजमेर दरगाह को विज़िट किया वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरे बड़े जो है मुग़ल एम्परर थे वो थे अकबर, जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, ऐसा बताया जाता है कि लाइफ टाइम में 14 टाइम्स अजमेर दरगाह को विज़िट किया था। और ये ज़्यादातर विज़िट जो होते थे वो इसलिए होते थे कि नई कॉन्क्वेस्ट के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एम्परर, वो इसलिए आते थे क्योंकि नए कॉन्क्वेस्ट के लिए ब्लेसिंग्स हासिल कर सकें, दुआ हासिल कर सकें, और जो अलग अलग जो है दुआ मांग सकें, ताकि कभी कभार कोई मन्नतें भी लेकर आता था कि उनकी कोई बेटा हो जाए या बेटी हो जाए या कोई औलाद हो जाए। इस तरीके से जो अलग अलग रूलर्स थे, एम्परर्स थे, वो भी विज़िट करते थे। और अगर इनकी कोई भी जो है विशेष जो है पूरी होती थी, फुलफ़िल होती थी, तो वो ऑफरिंग के तौर पर जो है अलग अलग जनरस गिफ्ट देते थे जब भी वो विज़िट करते थे दोबारा। और अलग अलग तरीके से जब भी ज़ियारत के लिए आते थे तो ह्यूज कॉल्ड्रॉन या जो लंगर वगैरह था उसके लिए भी जो है
उसको प्रमोट करते थे, एनकरेज करते थे। और यहाँ तक कि मुग़ल एम्परर्स की बात करें तो अकबर ने अजमेर दरगाह में एक मॉस्क भी बनवाई थी जो कि अभी भी मौजूद है। अब यहाँ पे हम गाइस बात करें इनकी लैंग्वेजेस के बारे में या इनका जो कम्युनिकेशन था वो किस तरीके से होता था। तो जो चिश्तीज़ थे उन्होंने अब पोएम्स जो है कई सेवरल लैंग्वेजेस में कंपोज़ की थी। जो चिश्तीज़ थे वो जो है हिंदवी या पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, जो कि एक कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को पार्टिकुलरली इंडिया में पता होता था इस लैंग्वेज के बारे में, या ये लैंग्वेज यूज़ करते थे ज़्यादातर। कई सारे सूफ़ी जैसे कि बाबा फ़रीद जिन्होंने पोइट्री लोकल लैंग्वेज में भी कंपोज़ की है, और कई सारे सूफ़ीज़ थे जिन्होंने लॉन्ग पोएम्स भी कंपोज़ की है जिन्हें हम मसनवीज़ भी कहते हैं, ताकि वो अपने अपने आइडिया को जो है एक्सप्रेस कर सकें यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलिगोरी। तो यहाँ पर गाइस जो एलिगोरी का मतलब है वो है एक कोई स्टोरी होती थी या कोई पोएम होती थी या कोई लॉन्ग पिक्चर होती थी जिसमें कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है, उसको एलिगोरी कहते हैं, जिसको आगे जाके इंटरप्रेट किया जा सके, इंटरप्रिटेशन उसकी की जा सके, ताकि उसमें से कोई हिडन मीनिंग जो है, मोरल मीनिंग, वो निकाली जा सके। तो इस तरीके से अलग अलग सूफ़ीज़ जो थे अलग अलग तरीके से कंपोजिशंस करते थे। और यहाँ तक कि गाइस सूफ़ी पोइट्री जो होती थी वो दक्कानी लैंग्वेज में भी कंपोज की गई थी अराउंड दी एरिया ऑफ बीजापुर कर्नाटका रीजन। और यहाँ पे जो यहाँ तक कि वुमेंस थी वो भी जब भी अपना काम वगैरह करती रहती थी घर का, जैसे गेंद वगैरह ग्रिंड करना या स्पिनिंग करना, तो काम करते करते वो ये पोएम्स भी गाया करती थी। और बाकी पोएम इन द फॉर्म ऑफ लूरीनामा, जिसे लुलबीज़ भी कहते हैं इंग्लिश में, या वेडिंग सॉन्ग जो होते थे जिसे हम शादी नामा भी कहते हैं, वो भी जो है गाई जाती थी उस टाइम पे। जो सूफ़ीज़ होते थे कोई भी पार्टिकुलर रीजन के, या मैं कहूँ जो कर्नाटका या बीजापुर रीजन के आसपास के, वो इंस्पायर थे कन्नड़ वचन से। जो लिंगायत में कन्नड़ वचन गाए जाते थे उसी से इंस्पायर थे। और जो मराठी के जो अभंग्स थे जो संत ऑफ पदारपुर में फेमस है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग इंस्पायर थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सूफ़ी और उसका जो है स्टेट से रिलेशन के बारे में। कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सल्तनत हो या वो कोई भी एम्परर हो, उसके रिलेशन के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम गाइस बात करें पार्टिकुलरली चिश्ती ट्रेडिशन की, तो जो चिश्ती ट्रेडिशन था वो बाकी जो सेंट की तरह, जैसे चाहे वो भक्ति में हो या किसी और रिलीजन में हो, सेंट जो होते थे वो सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते थे। ये तो कॉमन चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पे वो हालांकि तपस्या करते थे, जो सेल्फ डिसिप्लिन था वो तो करते ही थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर से आइसोलेट नहीं होते थे। जो सूफ़ीज़ थे वो अलग अलग तरीके से जो भी उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे उनको एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल इलाइट्स से हों या किसी से हों। जो सुल्तान होते थे वो क्या करते थे, उनके टॉम शाइन के आसपास या उनके लाइफ टाइम पे ही कई सुल्तान ने चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनवाए हैं, और कई सारे हाउस स्पाइसेस के लिए टैक्स फ्री लैंड भी दिए हैं, जिसे हम इनाम भी कह सकते हैं। तो चिश्तीज़ ने हालांकि ये सारी के सारी डोनेशंस को एक्सेप्ट किया है इन कैश एंड काइंड, जो कि उनके इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करता था, जैसे फूड, क्लॉथ, लिविंग क्वार्टर, जो भी रिचुअल नेसेसिटीज़ होती थी, जैसे समा के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, उन सारी चीज़ों को जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, यानी जिसके बिना काम अधूरा है, ज़रूरी काम, तो उन्हीं चीज़ों को सिर्फ लेते थे। जो मोरल था, जो हाई स्टेटस था सूफ़ीज़ का, मोरल हाई स्टेटस, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अलग अलग रिलीजन से सूफ़ीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुए। जो किंग्स थे वो ये सोचते थे कि जो सूफ़ीज़ हैं, कोई पार्टिकुलर सूफ़ी सेंट हैं, उनका सपोर्ट उन्हें हासिल हो सके। सारे के सारे किंग्स यही सोचते थे। तो जो किंग्स थे वो सिंपली ये शो नहीं करना चाहते थे कि उनका सूफ़ीज़ के साथ रिलेशन है, बल्कि वो ये चाहते थे कि जो बाकी सूफ़ीज़ हैं, बाकी जो सूफ़ी सेंट है, वो उनकी भी जो अथॉरिटी को लेजिटिमाइट करें, है ना। तो जब तुर्क ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया था, तो सूफ़ीज़ ने हालांकि जो उलमा की इंसिस्टेंस थी कि शरिया लॉ लगाया जाए, शरिया लॉ पे जो है शरिया को स्टेट लॉ बनाया जाए, हालांकि इस चीज़ को सूफ़ीज़ ने इस चीज़ को रजिस्ट किया था, जो उलमा की इंसिस्टेंस थी कि शरिया लॉ लगाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो लोग भी इसका अपोजिशन कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सूफ़ीज़ ने इसको अपोज़ किया था। जो सुल्तान थे वो भी ज़्यादातर मौक़ों पर अगर कोई भी शरिया में या कोई भी कानून में दिक्कत होती थी, वो सूफ़ीज़ के पास आते थे, उनके ऊपर डिपेंड करते थे, उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ऐसा माना जाता था कि जो औलिया थे वो गॉड के साथ या अल्लाह के साथ इंटरसीड कर सकते थे, और जो मटेरियल या स्पिरिचुअल कंडीशन है लोगों की, उनको भी इम्प्रूव कर सकते थे। एज अ रिज़ल्ट जो किंग्स थे, उन्होंने, जितने भी किंग्स हैं उन सब ने
जितने भी सूफ़ीज़ हैं उनको अपने टॉम्स के पास ही बनवाने की कोशिश की थी या बनवाने का फरमान जारी किया था। जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे कि कोई भी किसी भी बादशाह का या किसी भी एम्परर का आज भी आप मकबरा देखेंगे तो आपको आसपास ज़्यादातर ऐसे मौके आपको मिलेंगे। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को मैच करेंगे तो आपको ज़्यादातर मिल जाएगा कि किसी न किसी एम्परर की मकबरे के पास या उस पार्टिकुलर एम्परर के टॉम के पास कोई ना कोई आपको आसपास रेंज में दरगाह या कोई श्राइन या कोई सूफ़ी सेंट की जो टॉम श्राइन है वो ज़रूर मिलेगी ज़्यादातर मौके पर जनरली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो किस तरीके से पॉलिटिकल पावर जो थी वो भी अट्रैक्ट हो गई थी सूफीज़म से। अब यहाँ पे कई सारे हालांकि कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है सुल्तान और सूफीज़ के बीच में। कभी कभार क्या होता था कि दोनों का एक ही सिस्टम कोलैप्स हो जाता था। जैसे सूफीज़ में भी एज अ रिस्पेक्ट जो है वो जो सूफीज़ होते थे या सूफ़ी सेंट होते थे या शेख होते थे उनको एज अ रिस्पेक्ट उनसे झुक के थोड़ा बात की जाती थी। इस तरीके से किंग्स का भी था। तो दोनों एक ही रिचुअल को जो है अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए, दिखाने के लिए दोनों एक ही अथॉरिटी को चलाते थे। तो इस वजह से वो बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इस साइड से कोई भी क्वेश्चन आता है कि सूफीज़म और स्टेट का क्या रिलेशन था तो आप 101% यहाँ पर इसको आंसर ज़रूर करेंगे, वो भी आसानी से। तो पॉइंट वाइज मैंने आपको मेंशन किया, अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब गाइज़ यहाँ से थोड़ा आगे चलें तो हमें नए नए डिवोशनल पाथ भी देखने को मिले हैं भक्ति सूफीज़म में। यहाँ पे हमें कई सारे डायलॉग और डिसेंट भी देखने को मिले नॉर्थ इंडिया में। 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के आसपास कबीर, आपने नाम सुना ही होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल माने गए हैं पोएट सेंट के। इनके जो वर्सेस होते थे वो अलग अलग ट्रेडिशंस में कंपाइल किए गए हैं, पर्टिकुलरली 3 डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कबीर के बारे में, हमें इन्फॉर्मेशन या हिस्टोरियंस को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो देखिए एक नाम है कबीर बीजक जो कि प्रिजर्व किया गया है कबीर पंथ के द्वारा, या हम कह सकते हैं ये कबीर का एक सेक्ट है, उनके द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कबीर ग्रंथावली जो कि एसोसिएटेड है दादू पंथ से राजस्थान में, और इनकी कई सारी कंपोजिशन हमें आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है। ये सारी की सारी जो कंपाइलेशन है ये कबीर की डेथ के बाद ही कंपाइल की गई है। कबीर की जो पोयम है वो कई लैंग्वेजेस में सर्वाइव करती हैं, कई डायलेक्ट में सर्वाइव करती हैं, समटाइम विद स्पेशल लैंग्वेज। कुछ जैसे निर्गुण पोएट की होती थी, और जाहिर सी बात है ये निर्गुण पोएट्स में भी आएंगे, क्योंकि निर्गुण पोएट्स मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि शगुन होता है, एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण जो कि विदाउट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को वर्शिप करते हैं। और बाकी जो है इनकी कंपाइलेशन जो है अपसाइड डाउन सेइंग्स भी कह सकते हैं, या उसे कह सकते हैं उलट बांसी, है ना। तो इन सारे सोर्सेज से हमें जो है कबीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पे कबीर की टीचिंग्स के बारे में। तो देखिए कबीर ने जो है इस्लाम में और बाकी रिलीजन्स को इंक्लूड करते हुए अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। उनके अनुसार जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है अल्लाह, खुदा, हज़रत एंड पीर। तो इस तरीके से उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को, यानी ऊपर वाले आप कह सकते हैं, या अल्लाह कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी कई सारी कंपाइलेशन में जो उन्होंने खुद लिखी हैं या उन्होंने बोली हैं, उन्होंने कई सारी वैदिक टर्म का भी इस्तेमाल किया, जैसे ब्राह्मण या आत्मान। और यही नहीं, यहाँ पे उन्होंने कई सारी योगिक ट्रेडिशनल टर्म्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे शब्दा या शून्य, जैसे मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, शब्दा, शून्य। और कई सारी पोएम्स हैं कबीर की जो कि कन्फ्लिक्ट और डाइवर्स आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करती हैं। कई सारे पोएम्स जो हैं उनकी हिंदू पॉलिथिज़म पर और आइडल वर्शिप पर भी अटैक करती हैं, और बाकी जो हैं वो सूफ़ी कॉन्सेप्ट के ज़िक्र को या इश्क को, जो हिंदू प्रैक्टिस है, नाम सिमरन जो है, गॉड का नेम जो रिमेंबर करना, उसको भी दर्शाती है। तो हिस्टोरियंस ने यहाँ पे उनकी लैंग्वेज को एनालाइज करने की कोशिश की है, उनके स्टाइल को, उनके पोएम के कंटेंट को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कई सारी डिबेट्स भी होती हैं कि कबीर जो थे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे, है ना, या मुस्लिम बाय बर्थ थे। ये अलग अलग हेगियोग्राफीज़ में उनकी जो लिखी गई हैं उसमें दर्शाया गया है, रिफ्लेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें वैष्णव ट्रेडिशन की हेगियोग्राफीज़ के अंदर, तो वो ये सजेस्ट करती है कि वो बॉर्न हुए थे एक हिंदू फैमिली में, लेकिन उनका जो पालन पोषण हुआ था वो एक पुअर मुस्लिम कम्युनिटी में हुआ था। वो ये भी सजेस्ट करते हैं, जितने भी कंपाइलेशन हैं या
जो हैगियोग्राफीज़ हैं वो सजेस्ट करती हैं कि उनको जो है जो भक्ति का या जो सूफ़ी का जो धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन का, तपस्या का, जो धीरे धीरे एक गुरु के द्वारा किसी ने इनिशिएट किया होगा, जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है उस हैगियोग्राफी में वैष्णव ट्रेडिशन की, रामानंदा। हालांकि कोई भी ऐसा कबीर ने कोई भी ऐसी पोएम नहीं मिली उनकी कि वहाँ पे उन्होंने किसी पार्टिकुलर गुरु का या कोई सदगुरु का नाम लिया हो। ठीक है, उन्होंने हालांकि गुरु सदगुरु का नाम लिया है, लेकिन नाम जो पार्टिकुलर सदगुरु है उनका नहीं लिया, जैसे सिर्फ गुरु लिखा है या फिर सिर्फ सदगुरु लिखा है। हिस्टोरियंस ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इस्टेब्लिश करना कि रामानंदा और कबीर का कोई आपस में रिलेशन होगा या ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी होंगे। तो गाइज़ अब हमने यहाँ पे कबीर भी पूरा कवर कर लिया है। बढ़ते हैं यहाँ पे बाबा गुरु नानक की तरफ। तो बाबा गुरु नानक जो कि एक गांव में पैदा हुए थे, उस गांव का नाम था नानकन साहिब, जो कि रावी पंजाब में स्थित है, और जो उनका ईयर है बर्थ का वो है 1469। ये शुरुआत में अकाउंटेंट थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने पर्शियन की जानकारी हासिल की, पर्शियन लर्न की, और इनको यंग एज में ही इनकी जो शादी है वो कर दी गई थी। लेकिन ज़्यादातर जो उनका टाइम था वो सूफिज़म में और भक्तों के साथ ही गुजरा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते थे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के गुरु नानक की टीचिंग्स के बारे में। उनकी जो टीचिंग्स है वो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके गीत में या उनके हिम्स में रिफ्लेक्ट कर रखी हैं। जो उनके गीत हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि वो एक निर्गुण भक्ति को यानी विदाउट एट्रीब्यूट्स वाली वर्शिप को एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस होते थे या जो रिचुअल बार्थ होते थे या इमेज वर्शिप होती थी, जो जिसे हम आइडल वर्शिप भी कह सकते हैं, और जो स्क्रिप्चर होते थे हिंदूज़ मुस्लिम्स के, उन सबको रिजेक्ट किया है। उनके अनुसार जो एब्सोल्यूट है वो है रब, जिसका कोई जेंडर नहीं है, ना ही उसका कोई फॉर्म है। उन्होंने एक सिंपल वे प्रपोज़ किया था जिससे जो है लोग डिवाइन तक या ऊपर वाले तक पहुंच सकते हैं बाय रिमेंबरिंग द डिवाइन नेम, उनके नामों को पुकार कर। उन्होंने ये एक्सप्रेस किया अपने हिम्न के थ्रू, अपने गीतों के थ्रू, शब्द को, पंजाबी में जिसे शब्द कहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं शब्द यहाँ पे जो बताया गया वो है कि लोकल लैंग्वेज, जो पार्टिकुलर अलग अलग एरिया में जो लोकल लैंग्वेज पढ़ी जाती थी उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गीतों में अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट किया। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक कम्युनिटी में भी ऑर्गेनाइज़ किया था, और जो है रूल्स वगैरह सेटअप किए गए कि किस तरीके से जो वर्शिप है वो करी जानी चाहिए, जिसे संगत भी कहा जाता है पंजाबी में। और उन्होंने अपने एक डिसाइपल को भी अपॉइंट किया जो कि सक्सेसर बने आगे चल के, जिनका नाम था अंगद। ठीक है, क्या था नाम? अंगद, जिनको गुरु का फिर आगे चल के प्रिसेप्टर या एक टाइटल मिला। गुरु नानक जो थे, यहाँ पे एक चीज़ आपको अंडरलाइन ज़रूर करनी चाहिए कि गुरु नानक ये नहीं चाहते थे कि वो एक नया रिलीजन इस्टेब्लिश करें। ठीक है, उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने अपनी अपनी प्रैक्टिसेस को एक कंसोलिडेट किया, अलग किया, और एक नई कम्युनिटी उभर कर सामने आई। जो 5th गुरु थे, जिनका नाम था गुरु अर्जुन, उन्होंने गुरु नानक के गीतों को कंपाइल किया, और बाकी जो 4 सक्सेसर थे इनसे पहले जो आए थे, क्योंकि ये 5th गुरु थे, तो बाकी जो 4 गुरु थे उनके भी चीज़ों को, उनके भी हिम्न को जो है यहाँ पर उन्होंने कंपाइल किया। अब यहाँ पे जो बाकी रिलीजियस पोइट थे, जैसे कि बाबा फरीद, जो कि मैंने अभी आपको बताया चिश्ती सिलसिले थे, रविदास, कबीर, इन सबको भी उन्होंने आदि ग्रंथ साहिब में कवर किया था। अब ये सारे के सारे जो हिम्न थी, जो गीतें थी, उनको कहा जाने लगा गुरबानी, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में कंपोज की गई। जो 10th गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिन्होंने 9th गुरु के कंपोजिशन को भी इंक्लूड किया, गुरु तेज बहादुर सिंह की। अब ये जो स्क्रिप्चर थी इसको कहा जाने लगा गुरु ग्रंथ साहिब। अब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की फाउंडेशन रखी, नींव रखी। खालसा पंथ, जिसे इंग्लिश में आर्मी ऑफ द प्योर भी कहा जाता है, उन्होंने ही, यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही 5 सिंबल्स को डिफ़ाइन किया था। जो 5 सिंबल थे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से पहला था अनकट हेयर, एक डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट, एक कॉम जिसे हम कंघा भी कहते हैं, और एक स्टील बैंगल जो हाथ में पहना जाता है। और इट वाज दी अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु नानक गोविंद सिंह की जो कम्युनिटी थी वो एक सोशियो रिलीजियस और मिलिट्री फोर्स के तौर पर उभरना शुरू हुई। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है, मुझे उम्मीद है आपको एकदम याद हो गया होगा, आराम से आपने इमेजिन कर लिया होगा किस तरीके से पहले आदि ग्रंथ साहिब आया, उसमें काफ़ी सारे लोगों की, काफ़ी सारे सूफीज़ की, बख्श की, और अलग अलग जो है
लीडर्स की, रिलीजियस लीडर्स की, स्पिरिचुअल लीडर्स की कंपाइलेशन को कंपाइल किया गया, उनके गीतों को कंपाइल किया गया। और फिर उसके बाद किस तरीके से धीरे धीरे गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की और गुरु ग्रंथ साहिब को भी कंपाइल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक वुमेन, जी हाँ, वुमेन भक्त के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी बात की वो मेल्स के बारे में बात करी, चलिए फीमेल्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक वही है मीराबाई के बारे में, जिनको डिवोटी प्रिंसेस भी कहा जाता है। मीराबाई भक्ति ट्रेडिशन के अंदर काफ़ी बेस्ट नोन या फेमस वुमेन पोएट मानी जाती हैं। वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, माटा मरवार रीजन से। उनकी सिसोदिया क्लैन में या सिसोदिया कबीले में, मेवाड़ का जो कबीला था, वहाँ पे शादी हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि जो शादी हुई थी वो उनकी विश के अगेंस्ट हुई थी, यानी वो वहाँ नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफाई किया और जो भी ट्रेडिशनल रोल होता है वाइफ का, माँ का, उसको फॉलो नहीं किया। फिर आगे चल के उन्होंने कृष्णा, जो ईश्वर माने जाते हैं कृष्णा, उनको रिकॉग्नाइज़ किया, जो कि विष्णु के अवतार हैं। एज ए लवर उन्होंने अपना लवर कृष्णा को माना, कृष्णा जी को। और बाद में क्या हुआ कि आगे चल के उनकी इसी लाइफ पीरियड में वो जब भक्ति ट्रेडिशन में एक फेमस वुमेन पोएट बन के उभरी, तो उनके जो इन लॉज थे, यानी जो उनके बाकी जो जिसे हम देवर कह सकते हैं, इन लॉज है ना, तो उन्होंने उन्हें पॉइज़न कर दिया, यानी उनको जहर दे दिया। हालांकि वो वहाँ से बच निकली और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक वंडरिंग सिंगर की तरह उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह को कंपोज करना शुरू किया, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना शुरू किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी जो थी वो बिताई और आगे की ज़िंदगी बसर की। गाइज़, यहाँ पर जो मीराबाई का मोस्ट फेमस परसेप्टर माने जाते हैं वो हैं राईदास, जो कि एक लेदर वर्कर थे। और इससे ये पता चलता है कि वो जो है कास्ट सोसाइटी, जो कास्ट सिस्टम था उस टाइम में, उसको भी रिजेक्ट करती थी। वाइट रॉब्स को या सैफरन रॉब्स को उन्होंने पहना अपनी लाइफ पीरियड में। और हालांकि वो किसी एक पार्टिकुलर सेक्ट को या किसी ग्रुप ऑफ फॉलोअर को उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया, है ना ही कोई ग्रुप ऑफ फॉलोअर ऐसा उभर कर सामने आया कि कोई ग्रुप ऑफ फॉलोअर बना उनके इस पूरे ट्रेडिशन में, उनके इस पूरे लाइफ पीरियड में। और वो जो है एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानी गई कई सेंचुरीज़ तक। और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं मीराबाई के बारे में, ये हिस्टोरियन को जो भी उनसे रिलेटेड भजन हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त हुई है। तो फाइनली गाइज, हमने पूरे चैप्टर में ये देखा कि हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज का इस्तेमाल कर जो पूरी जो हिस्ट्री है, जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन इस पूरे टाइम पीरियड में 8 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक, 8 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक जो आए हैं, जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके पूरे रिलीजियस ट्रेडिशन को सामने रखा है। इंक्लूडिंग जो सोर्सेज इस्तेमाल किए गए एग्जांपल के तौर पर स्क्रिप्चर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज़ अबाउट रिलीजियस परसेप्टर, जो भी कंपोजिशन है जो कि एट्रीब्यूटेड हैं वुमेन मैन, जो भी इन सारी जो है डिवाइन चीज़ों में या इन सारे ट्रेडिशन से रिलेटेड थी, तो इन सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है। हिस्टोरियंस ने जो भी टेक्सचुअल सोर्सेज हैं उन पे भी काफ़ी काम किया, जितने भी डिवोशनल लिटरेचर होते थे या हैगियोग्राफीज़ होती थी। अब इस सारे सोर्सेज की वजह से ही हिस्टोरियंस को उस टाइम पे लोगों के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, उनके प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चला। वो या तो जितने भी सोर्सेज होते थे वो सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेजेस होते थे, है ना, बताया गया कि ज़्यादातर वचन होते थे या बसवाना के वचन होते थे या ऑर्नेट लैंग्वेज होती थी या कोई मुग़ल एम्परर का फरमान होता था। इस तरीके से अलग अलग हमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग सोर्सेज मिले हैं। तो इन अलग अलग टेक्सचुअल सोर्सेज को समझने के लिए डिफरेंट स्किल की ज़रूरत है और हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को एक्वायर किया और काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके इनसे फैमिलियर हुए सेवरल लैंग्वेजेस से, है ना, ताकि इनके जो सब्टल वेरिएशन है, इनके स्टाइल हैं, उनको अलग तरीके से कैरेक्टराइज़ किया जा सके और अच्छे से समझा जा सके। तो गाइस, फाइनली कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा इस चैप्टर में कि वर्चुअली जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन हैं वो आज भी, इसमें से कई सारे रिलीजियस ट्रेडिशन आज भी फ्लरिश कर रहे हैं और ये कंटिन्यूटी एक एडवांटेज बनी हिस्टोरियंस के लिए, ताकि क्योंकि वो क्या हुआ कि अब जो प्रेजेंट में जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो भी आज तक फ्लरिश कर रहा है, तो इससे क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड जो था उससे आसानी से वो जो आज की प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनसे आसानी से कंपेयर कर सकते थे टेक्सचुअल ट्रेडिशन के अनुसार या ओल्ड पेंटिंग्स के अनुसार, है ना,
जो भी चेंजेस हैं उनको भी ट्रेस कर सकते थे। एट द सेम टाइम ये जो ट्रेडिशंस थे ये लोगों के बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, है ना। तो ये बहुत कम चांस है कि ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ें चेंज हुई हों, क्योंकि जब लोगों की प्रैक्टिसेस बन गई थी उस टाइम के पीरियड तक, तो वो प्रैक्टिसेस तो अभी तक आ रही होंगी, जो इनके फॉलोवर्स होंगे वो अभी तक वही चीज़ फॉलो कर रहे होंगे। तो ये भी हो सकता है कि चेंजेस कम मिले हों। हालांकि हिस्टोरियंस को काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो करी होगी उन्होंने, कि किस तरीके से जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो डायनेमिक होते हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर ये चैप्टर आप तक रखा गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पूरा चैप्टर है भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन का वो समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हासिल भी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लास्ट तक बनी रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर्स या पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। आप इन सारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए और इससे रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।